तो क्रांतिक वेग किसको बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेग का मतलब होता है कि किसी द्रव का वह अधिकतम वेग जिस पर उसका प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह रहेगा। ठीक है, यदि उससे ज्यादा वेग बढ़ जाएगा तो उसका जो प्रवाह है वो विक्षुब्ध प्रवाह यानी टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो वह अधिकतम वेग है जिस पर द्रव का प्रवाह कैसा रहेगा? धारा रेखीय रहेगा। ठीक है, तो क्रांतिक वेग को बोलेंगे वह, लिखेंगे द्रव का वह अधिकतम वेग जिस पर उसका प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह रहता है। क्रांतिक वेग कहलाता है। ठीक, यदि द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक हो तो उसका प्रवाह विक्षुब्ध यानी टर्बुलेंट प्रवाह होता है। तो यदि क्रांतिक वेग से अधिक वेग होगा तो द्रव के प्रवाह का वेग यदि क्रांतिक वेग से अधिक होगा, ठीक, तो उसका जो प्रवाह है वो कैसा हो जाएगा? वहां पे टर्बुलेंट हो जाएगा यानी विक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। धारा रेखीय प्रवाह यानी कि जो जल है वो एक सीधी रेखा में इस तरह से प्रवाहित हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? धारा रेखीय प्रवाह। यदि द्रव जो है वो इस प्रकार से प्रवाह हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? विक्षुब्ध प्रवाह, है ना। तो जैसे बाढ़ वगैरह होती है, फ्लड होता है, उसका जो पानी बहता है नदी में उसका प्रवाह कैसा होता है? विक्षुब्ध प्रवाह। और शांत जो जल होता है, शांत नदी में जो जल बह रहा होता है उसका प्रवाह कैसा होता है? धारा रेखीय प्रवाह होता है। ठीक है, या नल से किसी पाइप में पानी को प्रवाहित कर रहे हैं तो उसका प्रवाह भी कैसा रहेगा? वहां पे धारा रेखीय प्रवाह रहेगा। ठीक है, अब ये जो क्रांतिक वेग है इसको हम यहाँ पे वी सी से दर्शाएंगे। तो जो क्रांतिक वेग होता है, ये क्रांतिक वेग जो श्यानता गुणांक होता है, ठीक है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। क्रांतिक वेग जो होता है द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और क्रांतिक वेग जो है जिस नली में द्रव को बहाया जा रहा है, ठीक है, उसकी त्रिज्या के या उसके व्यास के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो क्रांतिक वेग होगा वो श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती होगा और द्रव घनत्व, ठीक, और नली के व्यास। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप कि ये क्या है? यहाँ पे द्रव घनत्व है और इसको बोल सकते हो नली का व्यास। तो नली के व्यास के क्या होता है? ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एक कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को यहाँ पे के से डिनोट करेंगे और इसको बोलते हैं रेनॉल्ड संख्या। ठीक है, तो के जो होता है इसको बोलते हैं रेनॉल्ड कांस्टेंट या रेनॉल्ड संख्या इसको बोला जाता है। ठीक है, तो रेनॉल्ड कांस्टेंट या रेनॉल्ड संख्या जो होती है ये क्या बताती है कि द्रव का जो प्रवाह है वो धारा रेखीय होगा या फिर द्रव का प्रवाह जो है वो विक्षुब्ध प्रवाह रहेगा। ठीक है, तो यदि रेनॉल्ड संख्या का जो मान है वो 0 से 2000 होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है। ठीक है, और यदि रेनॉल्ड संख्या का मान 2000 से 3000 होता है तो द्रव का
जो धारा रेखीय प्रवाह है, धारा रेखीय प्रवाह अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, अर्थात यह कभी भी विक्षुब्ध हो सकता है, यानी टर्बुलेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये निश्चित नहीं है, ये अस्थायी धारा रेखीय है, कभी भी वो क्या हो सकता है, विक्षुब्ध में परिवर्तित हो सकता है। ठीक, और यदि रेनॉल्ड संख्या का जो मान है वो 3000 से अधिक है तो द्रव का प्रवाह कैसा होगा, विक्षुब्ध प्रवाह होगा। ठीक है, तो यहां पे द्रव का प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कभी पूछ लिया मान लीजिए कि रेनॉल्ड संख्या का मान इतना है तो द्रव का प्रवाह कितना होगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो नहीं लिखा है इसको, फिर बाकी नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें, है ना। यहाँ पे देखेंगे सीमांत वेग होता है, तो उसमें हेडिंग डालिएगा सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। तो सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई ये एक श्यान द्रव है, ये ठीक है, विस्कस फ्लूइड है, ये श्यान द्रव है। अब इस श्यान द्रव में किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, तो वस्तु जब इसके अंदर में यहाँ पे गिरेगी, ठीक है, तो वस्तु यहाँ पे इस प्रकार से गिरेगी इसके अंदर में, तो जब वस्तु इसके अंदर गिरेगी तो प्रारंभ में उसका जो वेग है वो कैसा रहता है, उच्च रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, और कुछ समय के बाद में उसका जो वेग है वो एक नियत वेग हो जाता है, कांस्टेंट वेग हो जाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है। ठीक, तो प्रारंभ में उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, उसका वेग कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, और कुछ समय के बाद में उसका जो वेग है वो कैसा हो जाएगा, नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नियत या कांस्टेंट वेग है वस्तु का द्रव में गिरते समय, उस कांस्टेंट या नियत वेग को ही क्या बोलते हैं, उसका सीमांत वेग बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब किसी वस्तु को श्यान द्रव में गिराते हैं तो प्रारंभ में उसका वेग अधिक होता है, और कुछ समय पश्चात उसका वेग नियत हो जाता है। यह नियत वेग ही सीमांत वेग कहलाता है। ठीक है, तो ये जो नियत वेग है वस्तु का, वही क्या कहलाता है, उसका सीमांत वेग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीमांत वेग है, ये सीमांत वेग किस पर डिपेंड करता है, तो जो सीमांत वेग है v यानी क्या हो गया, वेग हो गया, तो यही सीमांत वेग है यहाँ पे। तो सीमांत वेग जो है वो वस्तु की जो त्रिज्या होती है उसके वर्ग के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। ठीक, तो वस्तु की क्या है, ये त्रिज्या है, उसको लिख देते हैं वस्तु की त्रिज्या है, तो ये है यहाँ पे वस्तु की त्रिज्या। तो सीमांत वेग जो होता है वो वस्तु की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, दूसरा सीमांत वेग जो होता है, जो वस्तु है और जो यहाँ पे द्रव है उनके घनत्व के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये वस्तु का घनत्व है यहाँ पे, ये
और यहाँ पे ये द्रव का घनत्व है, ठीक है। तो हम बोलेंगे वस्तु और द्रव के घनत्व का अंतर है, ठीक। इसके अंतर के ये अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा जो गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, इस गुरुत्वीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक। और यहाँ पे जो श्यानता गुणांक है उसके ये वृत्त क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे ये सबको बताइए, ये श्यानता गुणांक है। तो ये श्यानता गुणांक क्या होता है, यहाँ पे वृत्त क्रमानुपाती होता है। तो सीमांत वेग का जो मान है वो इन पर यहाँ पे निर्भर करता है, ठीक। तो यदि हम देखेंगे कि यदि वस्तु की त्रिज्या ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसका सीमांत वेग क्या होगा, अधिक होगा। तो यदि किसी श्यान द्रव में हम किसी वस्तु को डुबो रहे हैं तो जिसकी त्रिज्या ज्यादा है उसका वेग ज्यादा होगा, और उसका सीमांत वेग ज्यादा होगा, और जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका सीमांत वेग क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा कि किसी श्यान द्रव में अधिक त्रिज्या की वस्तु का सीमांत वेग अधिक और कम त्रिज्या की वस्तु का सीमांत वेग कम होता है। ठीक। तो अधिक त्रिज्या की वस्तु का सीमांत वेग अधिक, कि जैसे बारिश की बूंद है यहाँ पे, ठीक है। तो बारिश की जो बूंदें हैं, एक बड़ी बूंद है और एक छोटी बूंद है, और ये गिर रही हैं, ठीक है। तो कौन सी बूंद पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी, बड़ी बूंद, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है वो छोटी बूंद की त्रिज्या से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका जो वेग होगा वो कैसा होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि बारिश में पानी की बड़ी बूंद का सीमांत वेग छोटी बूंद से अधिक होगा, अतः बड़ी बूंद पृथ्वी पर पहले गिरेगी। ठीक है, जैसे कि पानी में यदि हम किसी छर्रे को या किसी वस्तु को गिराते हैं, तो जैसे पानी में बोलेगा किसी छर्रे को या किसी वस्तु को हम गिरा रहे हैं, तो प्रारंभ में उसका वेग कैसा रहेगा, अधिक रहेगा, और फिर उसका वेग क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो यदि बोलता है कि लोहे के छर्रे को पानी में गिराने पर उसका प्रारंभिक वेग अधिक होता है और फिर उसका वेग कम हो जाता है। जैसे पैराशूट से नीचे कूदते हैं तो उस समय प्रारंभ में वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, और फिर उसका वेग क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। तो पैराशूट
से नीचे कूदने पर पहले वेग अधिक होता है। पहले नीचे गिरने का वेग ले लेते हैं, पहले नीचे गिरने का वेग अधिक होता है और फिर वेग घट जाता है। तो पहले तेजी से गिरेगा और फिर उसका वेग क्या होगा, वहां पे घट जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लो। ठीक, तो इसके बाद में देखेंगे कि आदर्श जो द्रव है या तरल बोल सकते हो, ठीक है, यानी कि आइडल फ्लूइड। तो आदर्श द्रव, आइडल फ्लूइड किसको यहां पे बोलेंगे? तो आदर्श द्रव या आइडल फ्लूइड का मतलब होता है कि वह तरल जो असंपीड्य यानी कि इनकम्प्रेसिबल और अश्यान यानी नॉन विस्कस होता है। तो वह द्रव जो कैसा होगा, यहाँ पे असंपीड्य होगा। असंपीड्य यानी उसको हम दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। संपीड्य का मतलब क्या होता है, कंप्रेस करना, मतलब क्या होता है, दबाना। और असंपीड्य का मतलब क्या है, उसको हम दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। और वो असंयान है, तो यदि कोई द्रव असंयान होगा, ठीक है, तो उसका श्यानता गुणांक क्या होगा, 0। तो इसका मतलब है कि इसका जो श्यानता गुणांक है, ठीक है, वो कैसा है, यहाँ पे 0। तो श्यानता गुणांक इसका क्या है, यहाँ पे 0 है। और यदि वो असंपीड्य है, तो असंपीड्य का मतलब होता है कि उसको हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, उसको हम दबा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो दबाने पर उसके आयतन या घनत्व में परिवर्तन 0 होगा, ठीक है। तो दबा ही नहीं पाओगे उसको, तो दबा नहीं पाओगे तो उसका आयतन परिवर्तित नहीं होगा, है ना, और ना ही उसके घनत्व में कोई परिवर्तन होगा। तो यदि इस प्रकार का कोई द्रव है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे आदर्श द्रव उसको बोलते हैं। ठीक, समझ में आया, नोट कर लिए। ठीक है, तो कोई भी जो द्रव है, कोई भी जो फ्लूइड है, वो आदर्श होता नहीं है, ऐसा माना गया है। ठीक, तो यहां पे एक होता है अविरतता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो अविरतता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या अविरतता का सिद्धांत का मतलब होता है कि यहां पे क्या करेंगे, इस प्रकार से एक नली लेंगे। ठीक, अब ये जो नली है, इस नली का जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, असमान क्षेत्रफल है। तो असमान क्षेत्रफल की ये नली है यहाँ पे। तो यदि हम देखेंगे कि यहाँ पे उसका एरिया आपको कम दिख रहा है ना, यहाँ पे एरिया क्या दिख रहा है, उसका ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे असमान क्षेत्रफल की एक नली ली है।
और इसमें से क्या कर रहे हैं हम, आदर्श द्रव को प्रवाहित कर रहे हैं। तो द्रव कैसा होना चाहिए, यहाँ पे आदर्श द्रव होना चाहिए। तो इस प्रकार से आदर्श द्रव को प्रवाहित किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक कोई आदर्श द्रव का धारा रेखीय प्रवाह है ना। प्रवाह एक विक्षुब्ध होता है, टर्बुलेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, धारा रेखीय। तो द्रव का जो प्रवाह है वो कैसा है, धारा रेखीय। ठीक। अब यदि हम देखेंगे कि यहाँ पे इसका क्षेत्रफल है मान लीजिए A1, और यहाँ से जो द्रव इसमें प्रवेश कर रहा है, ठीक, उस द्रव का जो वेग है वो है V1। तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल है वो है A2, और यहाँ से जो द्रव बाहर निकल रहा है, ठीक, और यहाँ से जो द्रव बाहर निकलेगा उस द्रव का यहाँ पर जो वेग है वो है यहाँ पे V2, उसकी वेलोसिटी है V2। तो आवृत्तता का सिद्धांत क्या बताता है कि यदि कोई असमान क्षेत्रफल की नली है और उसमें आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, फ्लो हो रहा है, बह रहा है, ठीक, तो इसके किसी भी बिंदु पर जो क्षेत्रफल होगा और द्रव का वेग होगा, इनका गुणनफल हमेशा एक नियतांक होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो यदि हम इस बिंदु पे देखें कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल है ये और ये वेग है, ठीक है, इनका जो गुणनफल होगा, इस बिंदु पर जो द्रव का वेग है और क्षेत्रफल है, इनका जो गुणनफल है वो कैसा होगा, समान। कहीं पे भी, यहाँ पे भी आप लोगे कि यहाँ पे वेग और क्षेत्रफल, यहाँ पे वेग और क्षेत्रफल, यहाँ पे, तो किसी भी बिंदु पे, ठीक है, जो क्षेत्रफल है और द्रव के प्रवाह का जो वेग है, इनका गुणनफल हमेशा कैसा होता है, एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। यही आवृत्तता का सिद्धांत यहाँ पे कहलाता है। बात समझ में आई? तो आवृत्तता का सिद्धांत है कि यदि किसी श्यान की जगह से लेते हैं, यदि किसी आदर्श तरल या द्रव को असमान क्षेत्रफल की नली में धारा रेखीय प्रवाह से बहाते हैं या प्रवाहित करते हैं, तो नली के किसी भी, या नली के प्रत्येक लिख देते हैं, नदी के प्रत्येक बिंदु पर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ यानी क्रॉस सेक्शनल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और द्रव के प्रवाह के वेग का गुणनफल, प्रोडक्ट, गुणनफल एक नियतांक होता है, ठीक है, एक कांस्टेंट होता है। तो यही जो है क्या कहलाता है, आवृत्तता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक। तो ये इसका सिद्धांत है ना, ये इसको नोट कर लो, ये इसका सिद्धांत है। तो इसका मतलब हो गया कि क्षेत्रफल और द्रव के प्रवाह के वेग का गुणनफल हमेशा क्या होगा, एक नियतांक होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो जब नियतांक है तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो वेग होगा वो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो जहां पर क्षेत्रफल कम होगा वहां पे द्रव के प्रवाह का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो जहां क्षेत्रफल कम होता है वहां पे द्रव के प्रवाह का वेग अधिक होता है। तो हम बोल सकते हैं कि
नली के जिस भाग का क्षेत्रफल कम होगा वहां द्रव के प्रवाह का वेग अधिक होगा। ठीक, तो जहां पर क्षेत्रफल कम होगा वहां पर द्रव के प्रवाह का वेग क्या होगा, अधिक होगा। या फिर हमको पता है कि जो ये नली है, इस नली का क्षेत्रफल कैसा होता है, तो नली का क्षेत्रफल कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो ये वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वेग होगा वो 1 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, या पाई कांस्टेंट है तो हम बोल देंगे वेग जो है नली की त्रिज्या के वर्ग के क्या होगा, वो वृत्त क्रमानुपाती होगा। ठीक, तो ये भी याद रखिए, है ना, ऐसा भी पूछ सकता है। तो नली की त्रिज्या के वर्ग के क्या होगा, वो वृत्त क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक, तो आर जो है वो है नली की त्रिज्या। ठीक, तो आर जो है इसको बोलेंगे नली की त्रिज्या। तो यदि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया, ठीक, क्वेश्चन दिया यदि किसी नली की त्रिज्या ऐसे किसी नली के सिरों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 हो तो उसके सिरों पर द्रव के प्रवाह के वेग का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो द्रव के प्रवाह के वेग का अनुपात यहाँ पे क्या होगा, तो हमें पता है कि इसको आप सीधा गुणा भी कर सकते हो, है ना। V1 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 R2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई। तो V1 R1 ले लो तो V2 R2 हो जाएगा। अरे बस समझ में। तो यहाँ पे द्रव के प्रवाह के वेग का अनुपात आप निकाल सकते हो। तो यदि हमको V1 और V2 का अनुपात निकालना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, R2/R1 का वर्ग लिखना पड़ेगा। ठीक, तो R2 की वैल्यू कितनी है, 4, और R1 की वैल्यू कितनी है, 3। तो इनके प्रवाह के वेग का अनुपात कितना होगा, 16:9 हो जाएगा। तो ये 16:9 हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो यदि इस तरह से भी पूछ सकता है कि यदि किसी नली के एक सिरे का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और द्रव के प्रवाह का वेग 10 मीटर पर सेकंड हो और
दूसरे सिरे का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो द्रव के प्रवाह का वेग क्या होगा। ठीक, तो हमको पता है कि द्रव के प्रवाह का वेग जो है वो कैसा होता है यहाँ पे, ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है, उनका गुणनफल एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। तो A1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 V2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पहला क्षेत्रफल ले लोगे और पहला वेग कितना है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, याद रखिए ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में है ना। तो यहाँ पे हम उसको मीटर में इसलिए नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे V2 की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 60/12। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये इसका वेग हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो नोट कर लो कि जो बहता हुआ द्रव होता है, इस बहते हुए द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। ठीक, तो बहते हुए द्रव में एक होती है गतिज ऊर्जा, ठीक, तो गतिज ऊर्जा जो है सबको पता है क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, m क्या हो गया द्रव्यमान और v क्या हो गया वेग। तो बहते हुए द्रव में पहली ऊर्जा कौन सी है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा है। तो इस गतिज ऊर्जा को हम द्रव्यमान के और आयतन के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, तो आयतन या पहले द्रव्यमान ले लेते हैं। द्रव्यमान के रूप में गतिज ऊर्जा, तो इस गतिज ऊर्जा को यदि हम द्रव्यमान के रूप में लेंगे, ठीक, तो एकांक द्रव्यमान बोलते हैं उसको, एकांक बोल सकते हो, एकांक यानी इकाई। तो एकांक द्रव्यमान के रूप में जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक, इसको द्रव्यमान से भाग दे देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाती है हाफ v²। इसी तरह से एकांक आयतन के रूप में ले सकते हैं, तो एकांक आयतन यानी यूनिट वॉल्यूम के रूप में गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे mv² बटा क्या हो जाएगा वॉल्यूम। ये जो है ये वेग है, नहीं तो मैं इसको स्मॉल v शो करता हूँ, ये स्मॉल v, तो स्मॉल v क्या है, ये वेग है। ठीक, और यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो तो वेग को स्मॉल v लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे जो ये स्मॉल v हो गया और ये कैपिटल V है, तो कैपिटल V क्या है, आयतन है। ठीक है, तो जो आयतन है वो क्या है यहाँ पे कैपिटल V है और जो वेग है वो क्या है स्मॉल v है। ठीक, तो हम पढ़े थे कि जो घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, कि प्रति इकाई आयतन में पदार्थ की कितनी मात्रा है उसको क्या बोलते हैं घनत्व। पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है, उसका द्रव्यमान कहलाती है। ठीक, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये द्रव्यमान है, ठीक है, और ये आयतन है, तो इनका रेशियो क्या कहलाएगा, यहाँ पे घनत्व कहलाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान और आयतन के रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, घनत्व के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 घनत्व इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक, दूसरी जो ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है, स्थिति के कारण, जिसको हम क्या बोलते हैं mgh। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, द्रव्यमान
गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी की सतह से उसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो जाएगी। अब इसको भी हम एकांक द्रव्यमान के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एकांक द्रव्यमान के रूप में गतिज ऊर्जा, तो यदि हम गतिज ऊर्जा को एकांक द्रव्यमान के रूप में लिखेंगे, सॉरी स्थितिज ऊर्जा पढ़ रहे हैं अपना, गतिज याद आ रहा है, तो एकांक द्रव्यमान के रूप में यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो है यहाँ पे mgh, और द्रव्यमान क्या हो जाएगा यहाँ पे m, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा gh। इसी तरह से एकांक आयतन के रूप में, जो स्थितिज ऊर्जा है, तो इसको लिख सकते हैं mgh बटा v। v क्या हो गया यहाँ पे, ये आयतन हो गया। ठीक, तो v का मतलब क्या है यहाँ पे, ये आयतन हो गया। तो फिर से हम क्या लिख सकते हैं इसको, घनत्व, तो घनत्व इंटू gh यहाँ पे हो जाएगा। तीसरी जो ऊर्जा होती है वो दाब ऊर्जा होती है, तो उसको बोलेंगे दाब ऊर्जा। तो दाब ऊर्जा जो होती है ये होता है दाब गुणित आयतन। ठीक है, तो ये होती है यहाँ पे P यानी है दाब और गुणित है ये V यानी है आयतन, तो इसको बोलेंगे ये दाब ऊर्जा है। तो इसको भी हम यहाँ पे एकांक द्रव्यमान के रूप में दाब ऊर्जा को ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे द्रव्यमान के रूप में दाब ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे V बटा M। ठीक, तो एकांक द्रव्यमान के रूप में क्या हो जाएगा, PV बटा M हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि M अपॉन V को क्या लिखते हैं, D, तो V अपॉन M इसका उल्टा हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ D हो जाएगा ये। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे P बाय D। इसी तरह से एकांक आयतन के रूप में दाब ऊर्जा। ठीक, तो आयतन के रूप में यदि लिखेंगे तो आयतन से डिवाइड कर देंगे इसको, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो बहता हुआ द्रव होता है उसमें तीन प्रकार की ऊर्जा होती हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। और इन ऊर्जाओं को हम एकांक द्रव्यमान और एकांक आयतन के रूप में परिवर्तित किए। ठीक, तो क्यों परिवर्तित किए, क्योंकि आगे देखेंगे जो थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं, जो प्रमेय पढ़ने वाले हैं, उसमें एकांक आयतन और एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा को यूज किया गया है। ठीक है, तो जब तक हमको ये पता नहीं होगा एकांक आयतन या द्रव्यमान की ऊर्जा किसे कहते हैं, तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इसके बाद में बर्नौली का जो प्रमेय है उसको देखेंगे, बर्नौली की थ्योरम। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें बर्नौली की प्रमेय तो बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय यहाँ पे देखेंगे। तो बर्नौली ने यहाँ पे बताया कि जैसे कोई ये एक नली है, ठीक, अब इस नली में जो द्रव है वो कैसा द्रव होना चाहिए, आदर्श द्रव। तो इसमें नली में आदर्श द्रव प्रवाहित हो रहा है और वो धारा रेखीय प्रवाह। ठीक, तो यदि किसी नली में, ठीक, आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है,
तो इसके प्रवाह के किसी भी बिंदु पर, ठीक है, जो एकांक आयतन की ऊर्जा है, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा, इनका जो योग होता है वो नियत होता है। ठीक है, तो एकांक आयतन में हमने तीन ऊर्जा देखी, तो एकांक आयतन की तीनों ऊर्जाओं का योगफल या फिर एकांक द्रव्यमान की तीनों ऊर्जाओं का योगफल क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसके किसी भी बिंदु पर, इस बिंदु पर, ठीक है, ऊर्जा कैसी होगी, यहाँ पे कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा कैसी होगी, नियत। यहाँ पे भी कैसी होगी, नियत। तो कहीं पे भी आप उंगली रखोगे और बोलोगे कि इस बिंदु पे ऊर्जा कैसी होगी, तो नियत होगी, यानी कि कांस्टेंट होगी। कौन सी ऊर्जा, कुल ऊर्जा, किसकी, एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा या फिर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा। ठीक है, तो यही बर्नौली की प्रमेय यहाँ पे होती है कि यदि कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा बोलने से योगफल आ जाता है, कुल ऊर्जा नियत होती है। या बोलेंगे तीनों ऊर्जाओं का योगफल नियत होता है, कांस्टेंट होता है। तो एकांक आयतन की तीनों ऊर्जाओं का योगफल या एकांक द्रव्यमान की तीनों ऊर्जाओं का योगफल नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, तो एकांक आयतन की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एकांक आयतन की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो ये उसकी दाब ऊर्जा हो गई, ये एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा हो गई और एकांक आयतन की ये स्थितिज ऊर्जा हो गई। तो ये दाब ऊर्जा हो गई एकांक आयतन की, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा हो गई और एकांक आयतन की जो यहाँ पे एकांक आयतन की जो ये स्थितिज ऊर्जा है, इनका जो योगफल होगा वो कैसा होगा, एक नियतांक होगा, एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इनका जो योगफल है वो हमेशा कैसा रहेगा, एक नियतांक होगा, हमेशा कैसा रहेगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये एकांक आयतन हो गया। एकांक आयतन नहीं लेना है तो आप ले सकते हो एकांक द्रव्यमान ले सकते हो। तो यहां पे देखेंगे जो एकांक द्रव्यमान है की कुल ऊर्जा ले लोगे यहाँ पे, तो एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, P/D प्लस हाफ V² प्लस GH। ठीक है, तो ये भी क्या होगा यहाँ पे, नियतांक। तो ये एकांक द्रव्यमान की दाब ऊर्जा हो गई, एकांक द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा हो गई और एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा हो गई। तो इन तीनों का जो योगफल होगा वो हमेशा एक नियतांक होगा, हमेशा एक कांस्टेंट होगा। यही बार्नौली की थ्योरम यहाँ पे होती है। ठीक, तो बार्नौली की जो थ्योरम है, इससे जो कॉन्क्लूजन निकलता है ना, इससे जो सारांश यहाँ पे निकलता है
बर्नौली की थ्योरम से जो सारांश निकलता है वो सारांश क्या होता है? तो वो बताता है कि जहां पर दाब ज्यादा होता है, जहां पर दाब ज्यादा होता है वहां पर वेग क्या रहता है? कम। और जहां पर दाब कम होता है वहां पर वेग क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो जहां पर वेग ज्यादा है होने पर दाब कम रहेगा। ठीक है, और वेग कम होने पर दाब क्या रहेगा? यहाँ पे ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये बताता है हमको कि जहां पर इस नली के अंदर में ना, जहां पर वेग अधिक होता है, ठीक है, वहां दाब कम होता है। जहां वेग कम होता है वहां दाब अधिक होता है। तो ये इसका कंक्लूजन आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर जो बार्नौली के अनुप्रयोग हैं कि इसके यूज कहाँ पर किए जाते हैं, बार्नौली थ्योरम का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो इसी के बेसिस पर हम यहाँ पे देखेंगे कि बार्नौली का जो थ्योरम है इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। ठीक, समझ में आए? हो गया, नोट कर लिए सब? तो इसका एप्लीकेशन क्या है? जैसे देखते हैं कि आंधी तूफान में, आंधी तूफान में जैसे कोई शेड है, ठीक, अब आंधी तूफान में क्या होती है? वायु का वेग कैसा रहता है? यहाँ पे उच्च। तो वायु का जो वेग है ये कैसा है? उच्च है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निम्न दाब हो जाएगा। ठीक, और इसके अंदर में जो वायु है उसका वेग क्या है? निम्न है। तो घर के अंदर में क्या है? निम्न वेग है। तो निम्न वेग होने के कारण यहाँ पे जो दाब होगा वो बढ़ जाएगा। तो जब देखे होगे कि शेड वगैरह जो होते हैं आंधी तूफान के मौसम में उड़ जाते हैं, तो जब इसके ऊपर से तेजी से वायु जाती है, वायु का वेग ज्यादा होता है तो दाब कम हो जाता है, नीचे वेग कम है तो दाब बढ़ जाता है, तो ये ऊपर की तरफ उसको फेंकेगा। तो इसलिए जो शेड वगैरह होते हैं वो उड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं कि जो स्प्रेयर होता है, स्प्रेयर होता है, स्प्रे करने वाली मशीन होती है। तो स्प्रे करने वाली मशीन में इस प्रकार से बनाते हैं, यहाँ पे एक पिस्टन लगा देते हैं। ठीक, और इसका जो मुंह है वो यहाँ पे जुड़ा होता है और इसके अंदर में इस प्रकार से एक नली लगी होती है। तो जब इसको हम जोर से प्रेस करते हैं, जोर से इसको दबाते हैं, तो यहाँ से जो वायु है तेजी से बाहर निकलती है। तो यहाँ पे जब वायु तेजी से बाहर निकलेगी तो यहाँ का दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ से इसके अंदर का दाब ज्यादा होने के कारण ये जो दाब है यहाँ पे इस लिक्विड के ऊपर में पड़ता है और यहाँ से लिक्विड बाहर निकलता है और इसके वायु के वेग के साथ क्या होता है? वो चारों तरफ फैल जाता है। तो जो स्प्रे वगैरह होता है, देखे होंगे आप लोग, हाँ, दवाई वगैरह भी छिड़कते हैं, तो वो इसी के सिद्धांत पर, बार्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो वायुयान होते हैं, ठीक है, वायुयान के जो फैन होते हैं, पंखे होते हैं, वायुयान यानी जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह है, ठीक है, जिनमें फैन होते हैं, पंखे होते हैं, तो उसके जो पंखे होते हैं वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो इनकी जो सतह होती है कैसी होती है? यहाँ पे उत्तल होती है। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे जब ये वायुयान घूमता है तो एक जगह वेग क्या हो जाता है? कम, और दूसरी जगह वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है? ऊपर की ओर उड़ता है। तो हमने पढ़ा था कि वायुयान किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? बार्नौली के सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था जेट जो होते हैं या फिर रॉकेट नोदन बोलेगा, तो जेट में क्या होता है? पीछे गैस निकलती है। ठीक है, रॉकेट में क्या होता है? नीचे गैस निकलती है। तो वहां पे क्या होता है? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो वो न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करते हैं। ठीक है, और जो हेलीकॉप्टर वगैरह हैं ये सब किस पे काम करेंगे यहाँ पे? या वायुयान बोलेगा तो किस पे काम करेंगे? वो बर्नौली के थ्योरम पे, सिद्धांत पे कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसके अनुप्रयोग लिखिए, इसके एग्जाम्पल लिखिए।
तो बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो एक सुने होंगे वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर, ठीक है, जल के प्रवाह को, प्रवाह के वेग को मापता है। तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है? ये बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। दूसरा अभी जो देखे स्प्रेयर, ठीक है, तो स्प्रेयर जो है स्प्रे करने वाली जो मशीन है, ठीक है, वायुयान यानी एयरक्राफ्ट, आंधी तूफान में शेड, शेड यानी झोपड़ी होती है, शेड की छत का उड़ना। तो ये सब हम बर्नौली के थ्योरम से, उसके प्रमेय से यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। एक होती है, उसको बोलते हैं टोरिसेली का प्रमेय। टोरिसेली की प्रमेय, प्रिंसिपल बोल सकते हैं या थ्योरम बोल सकते हो, थ्योरम ऑफ टोरिसेली, ठीक है। तो थ्योरम ऑफ टोरिसेली, टोरिसेली की प्रमेय। तो टोरिसेली की प्रमेय क्या बताती है कि यहाँ पे एक पद होता है, उसको बोलते हैं बाह्यस्राव वेग, बाह्यस्राव वेग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इफ्लक्स वेलोसिटी, इफ्लक्स वेलोसिटी। तो ये बाह्यस्राव वेग या इफ्लक्स वेलोसिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई एक टैंक है, कोई एक टंकी है यहाँ पे, ये इस प्रकार से, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई पानी की ऐसी टंकी है और इस टंकी में यहाँ पे ऐसा पानी भरा हुआ है। तो जब इस टंकी में यहाँ पे यदि कोई हम एक छेद कर देते हैं, होल कर देते हैं, तो यहाँ से पानी क्या होगा, इसमें ऐसा बाहर गिरेगा, ठीक। तो यदि किसी टंकी में हम छेद कर देते हैं, जो जल द्रव या भरा हुआ है, द्रव या जल कुछ भी भरा होगा, लिक्विड होना चाहिए, तो उससे जब द्रव गिर रहा है बाहर की ओर, तो इस समय उसके बाहर गिरने का जो वेग है उसको क्या बोलते हैं? उसका बाह्यस्राव वेग बोलते हैं, ठीक है। तो बाह्यस्राव वेग का मतलब होता है कि द्रव से भरी टंकी में छेद करने पर उससे जिस वेग से पानी या द्रव लिख देते हैं, द्रव लिखे ना, द्रव, जिस वेग से द्रव बाहर गिरता है, ठीक है। तो जिस वेग से द्रव बाहर गिरता है उसको क्या बोलते हैं? बाह्यस्राव वेग बोलते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो टोरिसेली प्रमेय है ये बताती है कि इस बाह्यस्राव वेग का मान यहाँ पे कितना होगा, ठीक। तो ये प्रमेय बोलती है कि जैसे ये टंकी है, इसकी ऊंचाई यहाँ पे जमीन से कितनी है? h है, और इस छिद्र से इसकी जो ऊंचाई है वो यहाँ पे स्मॉल h है, ठीक।
अब यदि किसी वस्तु को हम यहां से इसके पृष्ठ से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे, गिराएंगे, तो वस्तु जो है यहां तक छिद्र तक पहुंचने में जो वेग प्राप्त करेगी, ठीक है, जब छिद्र तक पहुंचेगी तो उस समय उसका जो वेग होगा वो वेग किसके बराबर होगा? बाह्य स्राव वेग के बराबर होगा। बात समझ में आई? तो यही टोरिसेली की प्रमेय है कि यदि किसी द्रव भरी हुई टंकी में उसके स्वतंत्र पृष्ठ से स्वतंत्रता पूर्वक किसी वस्तु को गिराते हैं तो वो वस्तु छिद्र तक पहुंचने में जो वेग प्राप्त करेगी वो वेग किसके बराबर होगा? बाह्य स्राव वेग के बराबर होगा। ठीक है, तो उसमें लिख सकते हैं कि द्रव का बाह्य स्राव वेग उस वेग के बराबर होता है जिसे कोई वस्तु द्रव की स्वतंत्र पृष्ठ से स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए छिद्र तक प्राप्त करती है। ठीक है, तो उसको उसका बाह्य स्राव वेग उसको बोलेंगे। तो ये जो बाह्य स्राव वेग है इसका मान यहाँ पे कितना होता है? ठीक है, तो यदि कोई वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरे तो उसका जो ये बाह्य स्राव वेग होता है ये होता है 2gh। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है √2gh इसकी वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू होती है √2gh। तो ये इसकी यहाँ पे वैल्यू होती है। तो इसका जो बाह्य स्राव वेग है, ठीक है, वो कितना होता है? √2gh होता है। ठीक, तो यदि हम देखेंगे कि इस वेग का जो मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है? यहाँ पे गुरुत्व त्वरण पे, और कितनी ऊंचाई से वो गिर रही है। ठीक, तो जब यहां से ऊंचाई से गिरेगी, ठीक, तो जब h का मान सबसे अधिक होगा, h का मान सबसे अधिक होगा यानी कहाँ पे होगा? वो तली में होगा। तो यदि हम यहाँ पे छेद करेंगे तो इस बाह्य स्राव वेग का मान क्या होगा? सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि टंकी के तल में छेद करने पर यानी बॉटम में उसके छेद करने पर बाह्य स्राव वेग का मान अधिकतम होता है। तो यदि टंकी के तली में यहाँ पे छेद करेंगे तो h का जो मान है वो क्या होगा? यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब h का मान यहाँ पे बढ़ जाएगा तो बाह्य स्राव वेग का मान भी क्या होगा? वहां पे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये पानी बाहर गिर रहा है ना, पानी बाहर गिर रहा है, इस पानी की जो रेंज है, परास है, वो इसके है ना, परास यानी हॉरिजॉन्टल परास, क्षैतिज परास उसको बोलोगे, क्षैतिज परास। तो पानी जो है वो कितनी दूर जाके गिरेगा? ठीक है, तो पानी सीधा नहीं जाएगा ऐसे, क्योंकि उस पर ग्रेविटी वर्क कर रही है। तो पानी जो गिरता है वो कैसा गिरता है? ऐसे परवलयाकार गिरता है, ऐसा है ना। तो पानी जो इस प्रकार से परवलयाकार गिरेगा ग्रेविटी के कारण, तो वो कितनी दूर जाके गिरेगा उसका क्षैतिज परास वहां पे क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे
कि द्रव का जो क्षैतिज परास होता है, ठीक, क्षैतिज परास समझ में आया ना, कि टंकी से कितने दूर जाकर पानी वहां पे गिरेगा, तो उसको क्या बोलेंगे वहां पे, उसका क्षैतिज परास। तो ये जो क्षैतिज परास होता है ये होता है 2√H H माइनस एच, ठीक। तो H क्या हो गई, टंकी के ऊपरी भाग से, ऊपरी पृष्ठ लिख देते हैं, ऊपरी पृष्ठ से छिद्र की दूरी हो गई है, और जो H है द्रव के पृष्ठ की जमीन से ऊंचाई हो गई, ठीक। तो यहां पे क्षैतिज परास का मान सबसे अधिक कब होगा, यानी कि पानी सबसे ज्यादा दूर कब जाके गिरेगा, तो उसके लिए जो ये होल है ये हमको कहां पे करना पड़ेगा, इस टंकी के सेंटर में। आई बात समझ में? तो टंकी के केंद्र में, टंकी की ऊंचाई ले लेते हैं, टंकी की ऊंचाई के केंद्र में, ठीक है, टंकी की ऊंचाई के केंद्र में छिद्र करने पर क्षैतिज परास अधिकतम होता है। यानी कि यदि हम यहाँ पे छिद्र करेंगे इसकी ऊंचाई के सेंटर में, तो पानी जो है वो सबसे दूर जाके यहाँ पे गिरेगा इस स्थिति में, ठीक है। तो इस स्थिति में अधिकतम क्षैतिज परास कितना होता है, क्षैतिज परास अधिकतम होता है, तो अधिकतम क्षैतिज परास जो होता है, ठीक, वो किसके बराबर हो सकता है, टंकी की ऊंचाई के बराबर हो सकता है, कि टंकी की जमीन से ऊंचाई कितनी है। तो अधिकतम क्षैतिज परास जो है कब मिलता है, मध्य में छेद करने से, और इस समय, ठीक है, तो जो अधिकतम क्षैतिज परास है ये x, ये किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा। तो टंकी की जो ऊंचाई है, ठीक है, तो x का मान किसके बराबर होगा, यहाँ पे h के बराबर होगा। तो यहाँ पे यदि ये कभी पूछा है ना, तो नॉलेज के लिए याद रखिए कि ये टोरिसेली की प्रमेय यहाँ पे बताती है कि टंकी में छिद्र करने पर पानी जो है कितने दूर जाकर गिरेगा। ठीक, तो इसको नोट कर लो। कि जो बर्नौली लिखे था ना, तो उसके बारे में एक पॉइंट छूट गया है कि बर्नौली का सिद्धांत, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है, ठीक है। तो बर्नौली का जो सिद्धांत है, जो बताया कि तीनों ऊर्जाओं का योगफल, ठीक है, एकांक आयतन की या फिर एकांक द्रव्यमान की, जो तीनों ऊर्जाएं हैं उनका योगफल कैसा होता है, नियत होता है। तो इसका मतलब है कि एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है वो कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। तो बर्नौली जो है वो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, बर्नौली की प्रमेय, ठीक।